इस नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बताइए कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या क्या होता है। तो ये ना मोर देन वन वाले ऑप्शन में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके बाद ये ऊर्जा का निर्धारण करता है, पहला पॉइंट। दूसरा कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, ठीक है, तथा जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन कर देता है, ठीक है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है, किसके उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। हमने ऊपर में देखा मरुद भित्ति मतलब जो मरुद भित्ति मतलब जो मरुस्थलीय क्षेत्र में है, उधर के पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। तो पौधे लेते ही हैं यार, इसमें क्या नया चीज़ है। अब देखो कुछ कोशिका में हरे रंग का बिंदु दिखाई पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, जो हमको रंग प्रदान करने में मदद करता है। पौधों में रंग कैसे प्रदान होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से। अभी हमने पिछले चैप्टर में इसको पढ़ा भी था। पौधों में गैस का आदान प्रदान कैसे होता है, तो तना, जड़ और पत्ती के माध्यम से होता है, ठीक है। कोशिका में जब जल अंदर जाता है तो फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इस तरह जब द्वार कोशिका सिकुड़ती है, ठीक है। मतलब अगर ये मान लो ना, देखो ये पौधा है, इस पौधे में जब जल गया, ये पहले पौधा सिंपल सा है, मुर्दा हुआ टाइप का जो, लेकिन जब इसमें जल गया तो ये क्या फूल गया, और देख रहे फैला फैला हुआ सा लग रहा है। अगला एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टर्म दिया हुआ है कि स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। मतलब जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो जल की पूर्ति पौधा कैसे करता है, तो जड़ में जो मिट्टी उपस्थित रहता है ना, उसके द्वारा अंदर से, मतलब मिट्टी के अंदर से वो क्या करता है, जल की पूर्ति करता है, ठीक है। इसके अलावा मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, तो मिट्टी के परत में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन के बारे में एक चीज़ याद रखना है कि इसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिक के संश्लेषण में किया जाता है। जब हम पौधे का प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा मिलता है तो नाइट्रोजन का उपयोग हम किस फॉर्म में करते हैं, प्रोटीन तथा यौगिक संश्लेषण के लिए करते हैं। अब हमारा है विषम पोषी पोषण। पहले हमने देखा पोषी पोषण, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी, मतलब जो खुद से नहीं दूसरे से पोषण लेते हैं, यानी दूसरे से खाना उना लेते हैं, ठीक है। जैसे फफूंदी, ईस्ट, मशरूम, ये सब किसके उदाहरण है, कवक के। और हमने ऊपर में देखा कि कवक क्या है, विषम पोषी, मतलब जो दूसरे से विषम लेता है, ठीक है ना, जो दूसरे से पोषण लेता है। और इनका पाचन कहाँ होता है, तो शरीर के अंदर, सबका तो शरीर के अंदर ही रहता है। तो पहला है कि देखिए कवक का उदाहरण कौन कौन सा होता है, मशरूम होता है, ईस्ट होता है, फफूंदी होता है। दे देगा एग्जाम में कि बताइए निम्न में से कवक के यानी फंगस का उदाहरण कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि फफूंदी, ईस्ट, मशरूम। उसके अलावा दे देगा कि बताइए निम्न में से विषम पोषी पोषण का उदाहरण कौन है, तो उसमें कवक देगा तो सिर्फ कवक, अगर मशरूम, ईस्ट, फफूंदी देगा तो सब, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि कुछ अन्य जीव पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी प्लांट्स एंड एनिमल है जो मतलब पौधों को मारते नहीं है, लेकिन वो पोषण प्राप्त करते हैं उनके थ्रू, ठीक है। एग्जाम में पूछे करते हैं निम्न में से वो कौन से पौधे और जंतु है जो बिना मारे पोषण प्राप्त करते हैं किसी को, तो वो है अमरबेल, किलनी, जू, लीच, फीताकृमि, ठीक है। याद रखिएगा चारों ऑप्शन। अब है कि जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। जैसे अमीबा जो है वो कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्त की मदद से भोजन करता है। पूछेगा एग्जाम में, बताइए निम्न में से कौन कोशिकीय सतह से अंगुली जैसी अस्थायी प्रवर्त की मदद से भोजन ग्रहण करता है, तो अमीबा। अब है पैरामीशियम, बस इतना याद रखें कि एक कोशिकीय जीव है, ठीक है बस। मनुष्य में पोषण कैसे होता है, तो मनुष्य आहार नाल, मूल रूप से मुंह से गूदा तक विस्तरित एक लंबी नली है। मतलब आहार नाल जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो मुंह से लेकर गूदा तक है, ठीक है। तो मतलब मनुष्य पोषण कहाँ से लेता है, तो आहार नाल के थ्रू लेता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो हम आगे देखेंगे। ये देखो मनुष्य का,
देखो मनुष्य यहाँ मुंह से यानी मुख गुहा से भोजन लेता है, फिर एक गणसिका होते हुए यहाँ आमाशय होते हुए कहाँ पहुँच जाता है, क्षुद्रांत होते हुए फिर गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है। मतलब मनुष्य खाना कहाँ से लेता है, तो मुख गुहा से लेता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं बल्कि लाल ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है, जिसे हम क्या कहते हैं, लाल रस या लार। मतलब हम जब खट्टा सामान खाते हैं तो हमारे मुंह में लार आ जाता है ना, तो उसे हम कहते हैं लाल रस। ठीक है। अब देखो मंड जटिल अणुओं को किसमें खंडित कर देता है, तो शर्करा में। ठीक है। और भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जल्दी पचता है। अब देखो कि पाचन कार्य मनुष्य में कहाँ से शुरू होता है, तो आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथि से। मतलब पूछेगा एग्जाम में कि बताइए मनुष्य में पाचन का कार्य कहाँ से प्रारंभ होता है, तो जठर ग्रंथि से। और इसमें क्या क्या मिलता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन मिलता है तथा श्लेष्मा मिलता है। ठीक है ना। पूछेगा जठर ग्रंथि में किसके माध्यम से पाचन की क्रिया होता है आमाशय में, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एंजाइम पेप्सिन नामक के द्वारा। अब देखिए श्लेष्मा जो है ना वो अमाशय के आंतरिक स्तर के अम्ल से रक्षा करता है। तो पूछे कि बताइए अमाशय के आंतरिक स्तर के अम्ल से रक्षा कौन करता है, तो श्लेष्मा करता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, तो क्षुद्रांत्र। घास खाने वाले शाकाहारी का सेलुलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांश की आवश्यकता होती है। तो पूछे कि बताइए घास खाने वाले शाकाहारी जीवों में जो सेलुलोज नाम का एंजाइम होता है उसको पचाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो क्षुद्रांत का। ठीक है। मांसाहारियों का क्षुद्रांत कैसा होता है, तो छोटा होता है। मतलब शाकाहारियों की तुलना में मैं कह रहा हूँ, ऐसे आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्षुद्रांत है। अब अगला क्वेश्चन पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छिद्रांत में होता है। ठीक है। अब देखो कि अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है। पूछे कि बताए अमाशय से आने वाला भोजन कैसा है, अम्लीय या क्षारीय, तो अम्लीय पहला चीज। दूसरा पूछेगा, हाँ आगे पढ़ते हैं कि अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और अग्नाशिक एंजाइम की क्रिया के लिए इसे क्षारीय बनाया जाता है। तो पूछा कि जब भोजन अमाशय से बाहर निकलता है जो अम्लीय है तो उसको हम क्षारीय कैसे बनाते हैं, तो अग्नाशयिक एंजाइम की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। ठीक है। और इसका काम कौन करता है, तो यकृत से स्रावित पित्तरस। मतलब पित्तरस के द्वारा क्या होता है, जब हम भोजन को अम्लीय से क्षारीय में बताते हैं। मतलब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखते हैं कि अग्नाशय अग्नाशयिक रस का स्रावन करता है। ठीक है। जिसमें क्या होता है, प्रोटीन को पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। तो पूछे कि बताइए अग्नाशयिक रस का स्रावन जो अग्नाशय में होता है उसमें प्रोटीन किसके द्वारा पचता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा पचता है। और इम्लीकृत वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, तो लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कन्वर्टेड किया जाता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और वसा को वसा अम्ल में, और वसा अम्ल को ग्लिसरॉल में। तो ये ना क्रम याद रखना है कि प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है, तो वो होता है क्षुद्रांत में, अमीनो अम्ल में। और जटिल कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तन होता है, तो ग्लूकोज में। और वसा अम्ल किस में प्रयोग होता है, तो ग्लिसरॉल में। ठीक है। अब अगला पूछेगा दीर्घ रोम क्या है, तो दीर्घ रोम क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसा परवर्त है। ठीक है ना। बस इतना ही याद रखना, दे देगा कि बताइए क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे परवर्धक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो दीर्घ रोम कहते हैं। और यही ना हमारा अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। अब अगला है दंत क्षरण। मतलब दांतों का जो क्षरण होता है, मतलब उसका गिरावट होता है, उसका क्या कारण है।
तो ये ना मृदुकरण के कारण दंत क्षरण होता है, मतलब दांतों का क्षयकरण होता है। और ये शुरू कब से होता है? तो जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाता है, अम्ल बनाने की क्रिया से ही दंत क्षरण यानी दांतों का क्षय होना शुरू प्रारंभ हो जाता है। तब इसे हम क्या कहते हैं? इनेमल मृदु या विखानिज कृत कहते हैं। अब देखिए, प्लाक दांत को ढक लेता है, इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दांत सतह तक नहीं पहुंच पाती है। तो पूछा कि बताइए वो कौन सा चीज़ है जो मतलब दांत को ढक कर लार अम्ल को उदासीन करने के लिए सतह तक नहीं पहुंचने देता है? तो प्लाक दांत। अब है एक अगला ग्लूकोज। तो ग्लूकोज आपको पता है कि 6 कार्बन वाला अणु है, मतलब ग्लूकोज, इसके 6 कार्बन बनेंगे, ठीक है। और ये कहाँ मिलता है? तो प्रक्रम कोशिका द्रव में मिलता है। और ये प्रक्रम किण्वन के समय कहाँ होता है? तो ईस्ट में होता है। पायरोट का विखंडन हम कैसे करते हैं? तो ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में पायरोट का हम विखंडन करते हैं। दूसरा उत्पाद है जल, क्योंकि यह प्रक्रम वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए वायवीय श्वसन कहते हैं। श्वसन ऑक्सीजन का करते हैं वायवीय। लैक्टिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है? तो क्रैम्प के कारण होता है लैक्टिक अम्ल का निर्माण। अब अगला है एटीपी, ठीक है। जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतः फॉस्फेट संलग्नता खंडित होती है तो 30.5 किलो जूल मोल के तुल्य ऊर्जा मौजूद होती है। मतलब सिंपल सा उपयोग जानो कि मतलब जब एटीपी का हम प्रयोग करते हैं ना, तो इसमें 30.5 किलो जूल मोल इसमें ऊर्जा संयोजित होता है, ठीक है। इसका हम उपयोग कैसे करते हैं? तो ऊर्जा प्रदान के लिए करते हैं। कहाँ कहाँ इसका प्रयोग में लाया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। कोशिका में भी इसका उपयोग हम कैसे करते हैं? तो पेशियों को सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तांत्रिक आवेग का संचलन आदि के लिए करते हैं। तो कई तरीके से करते हैं। पहला तो पूछे कि बताइए एटीपी का उपयोग निम्न में से किसमें ऊर्जा प्रदान के लिए करते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये सब दे देगा। अगर हम नहीं पढ़े रहेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि इन सब में भी इसका प्रयोग है, ठीक है। उसके अलावा पूछे कि कोशिका में किसका होता है? तो पेशियों को सिकुड़ने में, प्रोटीन संश्लेषण में, तंत्रिका आवेग में। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान कैसे होता है? तो विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। और पौधे गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा करते हैं? तो रंध्र के द्वारा करते हैं, ठीक है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन क्या है? मुख्य आदान प्रदान की क्रिया है। मतलब अगर रात के समय में कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होती नहीं, क्योंकि सूर्य होता नहीं, तो इस समय क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। दिन में श्वसन के दौरान निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होती है, अतः कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है, ठीक है। इस समय क्या होता है? दिन में क्या होता है? सांसें चलती रहती है तो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता, बल्कि रात में घटना होता है। दिन में क्या होता है? ऑक्सीजन, और रात में कार्बन डाइऑक्साइड। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं और जल में रहने वाले जंतु विलेय ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। जो विलेय ऑक्सीजन जो लेते हैं जलीय जीव, उसकी मात्रा वायुमंडलीय जीव की तुलना में बहुत कम है। इसलिए जलीय द्वीपों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है, यानी कम होती है, ठीक है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेता है तथा बलपूर्वक, हाँ हो गया बस। अब जो वायु हवा हमारे शरीर के अंदर कैसे जाता है? तो नासा द्वार के द्वारा जाता है। ये नासा द्वार, इसके द्वारा शरीर में वायु जाता है, ठीक है।
और ये महीन बालों द्वारा निस्पंदित होता है। मतलब फिल्टर कैसे होता है वायु हमारे शरीर में जाने के लिए, तो निस्पंदित, मतलब हमारे नाक में जो छोटे छोटे बाल रहते हैं ना उसके द्वारा होते हैं। श्लेष्मा की परत जो होती है ना, तो वो जो हमारे नाक में धूल मिट्टी जाता है उसकी अशुद्धियों को बाहर निकालने में मदद करती है। और कंठ में उपस्थित जो वलय होता है ना, यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग में निपतित न हो, मतलब कोई तरह की कठिनाई नहीं हो। देखो यहाँ से ये नस द्वार से यहाँ गया, श्वास है ना, इस तरीके से पूरा यहाँ तक आया, ठीक है ना। वो उतना याद करने की नहीं, जो ज़रूरत है वो। अंत में क्या होता है कि गुब्बारे जैसी जो रचना है अंतःकृत, वहाँ जाके ये क्या होता है कि खत्म हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कूपिका। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ क्या होती है, ऊपर उठ जाती है, और हमारा डायफ्राम क्या होता है, चपटा हो जाता है। डायफ्राम दिया हुआ इसमें, या ये हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है, ठीक है ना। कूपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। मतलब कि पूछेगा एग्जाम के, बताइए वायु से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर में कौन सा पार्ट पूरे शरीर में फैलाता है, तो रुधिर कूपिका। रुधिर कूपिका के द्वारा ही वायु ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिका तक पहुंचता है। और फुफ्फुस क्या कहता है, तो जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है ना, वहाँ तक ऑक्सीजन की कमी का पूर्ति कौन करता है, तो फुफ्फुस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय होता है, इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलय अवस्था में होता है। मतलब हमारे शरीर में रुधिर अवस्था में किसका विलय होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्यों, क्योंकि इसमें जल सबसे ज़्यादा होता है। अब देखो कि शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती है। मतलब हमारे शरीर में ऑक्सीजन गति कैसे होती है, तो विसरण प्रक्रिया के द्वारा। और हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगुश तक पहुंचने में अनुमानतः कितना वर्ष का समय लगेगा, 3 वर्ष का समय। ये सब फैक्ट पूछेगा। रुधिर क्या है, एक तरल माध्यम होता है, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। और इसमें कोशिका क्या होता है, निलंबित हो जाता है। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। तो पूछा कि बताए विलीन रूप में भोजन का कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का कौन काम करता है, तो प्लाज्मा भोजन, ठीक है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कोशिका यानी आरबीसी ले जाती है। डब्ल्यूबीसी नहीं, आरबीसी याद रखिएगा, रेड ब्लड सेल या लाल रुधिर कोशिका। अब आता है हमारा हृदय पंप। क्या नाम है, हृदय। हमारा पंप का नाम क्या है, हृदय। ये का एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी का आकार का होता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वहन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए कहाँ जाना होता है, तो फुफ्फुस में जाना होता है। फुफ्फुस, यहाँ पे फुफ्फुस, ठीक है। और फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजन कहाँ रुधिर को लाना पड़ता है, तो हृदय में लाना पड़ता है। और यहीं से ऑक्सीजन क्या होता है, प्रचुर रुधिर शरीर के शेष हिस्सों में भागता है। कहाँ से, कहाँ से जी, फुफ्फुस से वापस जब आता है तब, ठीक है। ऑक्सीजन कैसे रुधिर फुफ्फुस से कैसे पूरा हृदय में करती है, तो बाई ओर स्थित कोष्ठ बाया आलिंद में आता है और यहीं एकत्रित करके बाया आलिंद शिथिल हो जाता है। अगला कोष्ठ क्या करेगा, तो बाया निलय में फैलता है, फिर संकुचित होता है। क्या है, बाया आलिंद, फिर बाया निलय, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएगा, फिर पेशीय बाया निलय यहाँ संकुचित हो जाता है। उसके बाद फिर दाया कोष्ठ, एक सेकेंड सॉरी, ओके फिर से समझते हैं। पहले कहाँ जाता है, बाया आलिंद, फिर बाया निलय, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएगा, दाया आलिंद,
फिर दायां निलय। तो हृदय में कैसे ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, बायां आलिंद से बायां निलय में, फिर दायां आलिंद से दायां निलय में, ठीक है। और ये सब जाके कहाँ पंपिंग करता है, तो फुफ्फुस में जाके ये पंपिंग करता है। आलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है, इसलिए उसका भित्ति पतला होता है, ठीक है। अगला फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है। शरीर का तापमान पर्यावरण के ताप पर निर्भर करता है, मतलब शरीर का टेम्परेचर उतना ही होगा जितना मतलब इन्वायरमेंट का पर्यावरण, उसी के अकॉर्डिंग वो शरीर का टेम्परेचर को निर्धारण करता है। ये सब हमने पीछे पढ़ लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। रक्त दाब यानी ब्लड टेम्परेचर, सॉरी ब्लड प्रेशर, ठीक है। रुधिर वाहिकों की भित्तियों के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्त दाब कहते हैं। पहला बात पूछा है कि बताइए, रुधिर वाहिकों की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे हम क्या कहते हैं, रक्त दाब। धमनी के अंदर जो रुधिर का दाब निलय प्रकुचन के दौरान, जब धमनी के अंदर का दाब अनुसलन दाब, ये नहीं याद करना, ठीक है। समान ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120 से लेकर 80, उसमें भी प्रकुचन दाब 120, ठीक है, और अनुशीतलन दाब 80, ये भी याद रखना है। पूछ दे के बताइए प्रकुचन दाब कितना होना चाहिए, तो 120, अनुशीतलन दाब कितना होना चाहिए, तो 80, और ऐसे 120 से 80। ब्लड प्रेशर हम नापते कैसे हैं, तो स्फाइग्नोमेनोमीटर के द्वारा। हाई ब्लड प्रेशर को हम क्या कहते हैं, अति तनाव होता है हाई ब्लड प्रेशर से, इसके कारण धमनियाँ सिकुड़ने लगती हैं, खून का प्रवाह रुक जाता है, धमनियाँ फट जाती है, आंतरिक रक्तस्राव होता है, जिसके द्वारा मृत्यु हो जाती है, ठीक है। धमनी वे रुधिर वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। मतलब धमनी जो है क्या करता है, रुधिर को हृदय के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। तो पूछेगा एग्जाम में, बताइए रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक कौन ले जाता है, तो धमनी ले जाता है। अब देखो रक्त स्राव यानी ब्लड का फ्लो में दाब की कमी आ जाएगी तो क्या होगा, पंपिंग प्रणाली के दक्षता में कमी आएगी, यानी सांस लेने वगैरह में ब्लड प्रेशर, सॉरी खून की कमी वगैरह से बहुत सी चीज़ें होने लगी, इसलिए इंसान की मृत्यु हो सकती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लेटलेट्स चढ़ाते हैं, जिससे उसका क्या होगा, खून की कमी दूर होगी, ठीक है। लसिका क्या है, तो एक प्रकार का द्रव है जो वहन में सहायता करता है, और ये क्या होता है, रंगहीन होता है तथा इसमें अल्प मात्रा यानी कम मात्रा में प्रोटीन मिलता है। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देखो एक होता है जाइलम जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, ठीक है। मतलब जो मिट्टी से हम जल और खनिज लवण प्राप्त करते हैं ना, उसका वहन कौन करता है, तो जाइलम करता है। और एक होता है फ्लोएम, वो क्या करता है, पत्तियों से जहाँ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं वो पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जहाँ पत्तियों में होती है वहाँ से लेकर अन्य भागों में कौन सा वहन करता है, यानी क्या बोलते हैं, ट्रैवल करता है, तो फ्लोएम, ठीक है। ये मैंने ऊपर में भी पढ़ाया था। जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिका द्वारा खींचता है। मतलब जल में जो जड़ उपस्थित होता है तो उसको कौन खींचता है, तो जाइलम कोशिका द्वारा खींचते हैं। दिन में जब रंध्र खुलता है, रंध्र मतलब जो पेड़ का रंध्र भाग होता है, तो वाष्पो उत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। मतलब जल की गति के लिए दिन में रंध्र में कौन इंपॉर्टेंट होता है गति करने के लिए, तो जाइलम। नेक्स्ट है भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर। प्रकाश संश्लेषण का विलय उत्पादों का वहन ट्रांसफर किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा। ये क्या करता है, अंग फल बीज तथा वृद्धि वाले अंगों में शरीर के आगे अन्य चीजों को ये ले जाता है, ठीक है। सुक्रोज क्या है, तो फ्लोएम ऊतक में एटीपी से ऊर्जा प्राप्त के लिए ट्रांसफर करता है।
सुक्रोज सरीके पदार्थ फ्लोएम उत्तक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से स्थानांतरित होता है। मतलब एटीपी से जो ऊर्जा हम लेते हैं उसका ट्रांसफर कैसे होता है, तो सुक्रोज के द्वारा। ठीक है। अब बसंत ऋतु में जड़ व तना के उत्तकों में भंडारित शर्करा व ट्रांसफर कलिकाओं में होता है। मतलब बसंत ऋतु में जो तना व जड़ में उत्तक होता है, टिश्यूज होता है, उसका शर्करा और स्थानांतरण कहाँ होता है, तो कलिकाओं में होता है। अब है मानव में उत्सर्जन, यानी मानव उत्सर्जन तंत्र। इसमें एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्रवाहिनी होता है, एक मूत्राशय होता है और एक मूत्रमार्ग होता है। वृक्क कहाँ होता है, तो रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थिर होता है। ये देखिए वृक्क, एक बार इस फोटो को देख लीजिए। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी में होते हुए मूत्राशय में आता है। तो पहले पूछे कि मूत्र कहाँ बनता है, तो मूत्र वृक्क में बनता है। और ये बाहर कैसे जाता है, तो मूत्राशय के द्वारा बाहर जाता है। ठीक है। अब रुधिर, कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से अलग कहाँ होता है, फुफ्फुस में होता है। ठीक है। और वृक्क में रुधिर से अलग कौन होता है, तो यूरिया होता है। दो तरीके के क्वेश्चन, पहला पूछे कि बताइए कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से अलग कहाँ होता है, तो फुफ्फुस में। यूरिक अम्ल रुधिर से कहाँ अलग होता है, तो यूरिया में। ठीक है। छने हुए मूत्र, यानी छना हुआ जो पेशाब उसका एकत्रीकरण कौन करता है, तो नलिका करता है। ठीक है। मूत्र का भंडारण कहाँ होता है, तो मूत्राशय में होता है। और उसी के बाद मूत्र को हम क्या करते हैं, शरीर के बाहर निकालते हैं। अब जो एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद को हम रुधिर से डायलिसिस द्वारा निकालते हैं। मतलब जो एक आर्टिफिशियल वृक्क नाइट्रोजनी है उसको हम किसके द्वारा शरीर से निकालते हैं, तो डायलिसिस की प्रक्रिया द्वारा। एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर निस्यंद वृक्क में होता है। मतलब निस्यंद एक समान में कितना होता है, 180 लीटर। अगला है पादप में उत्सर्जन। तो इसमें मृदा में उत्सर्जन होता है पादप में। ठीक है। तो ये हमारा जो था बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ऊपर में नहीं था वो हम पढ़ लेते हैं इसमें। कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक का विखंडन होता है, जिससे एटीपी का उपयोग कोशिका में होने वाली अन्य क्रियाओं को ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। मतलब एटीपी का उपयोग हम क्या करते हैं, तो शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। ठीक है। श्वसन क्या हो सकता है, वायवीय भी हो सकता है, अवायवीय भी हो सकता है। ठीक है। वायवीय श्वसन जीव को अधिक ऊर्जा प्रदान करती है और अवायवीय मतलब कुछ और जो पदार्थ है ऊपर में उसको करते हैं। ठीक है। मनुष्य में उत्सर्जित उत्पाद विलय कहाँ होता है, तो नाइट्रोजन यौगिक के रूप में होता है। अब पादप को अपशिष्ट पदार्थ हम कैसे उपयोग करते हैं, तो विशिष्ट पदार्थ कोशिका रिक्तिया में संचित किए जा सकते हैं या इसे दूर किया जा सकता है, आसपास के क्षेत्रों में जला उला कर मृदा में उत्सर्जित कर दिया जाता है। ठीक है। ये हमारा इम्पोर्टेंट था। बाकी ये सब जो MCQ है इसका मैं एक अलग वीडियो के माध्यम से आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, तो उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इसको रिवीजन करते रहे। हम लोग आधा से ज़्यादा बायोलॉजी 9th-10th का खत्म कर चुके हैं। मतलब मान लीजिए कि लगभग एक क्लास का खत्म हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।